नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अपनी हम पॉलिटी की क्लासेस में हम जो हाई कोर्ट है उसकी दूसरी क्लास आज देखते हैं। चलिए चलते हैं, हाई कोर्ट में क्या क्या मैटर है उसको देखेंगे कि जो हम कल समझे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे दो राज्यों के लिए एक न्यायालय बनेगा, उन सबको समझे। आज न्यायालय के और महत्वपूर्ण बिंदु जो बच गए थे हमसे उनको, जैसे न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया क्या है, कैसे न्यायाधीशों को हटाया जाना चाहिए, तो इसको भी हम देखेंगे आज कि न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रक्रिया कौन सी है, इसको देखेंगे। तो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी थी, वही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी जो प्रक्रिया आधार है वो कौन सा है, जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो ये आप समझ में आया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस आधार पर हटाया जाएगा, और वो आधार दिए गए हैं अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में, और वो आधार हैं केवल दो। मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, इन दोनों आधारों को आपको पता होना चाहिए। एक तो है सिद्ध कदाचार, मतलब आपके जो मिसबिहेवियर है वो सिद्ध होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो एक क्या है, सिद्ध कदाचार, और दूसरा है कि असमर्थता, मतलब कैसे जो है वो असमर्थ हो गया है तो वो काम करने में क्या है, समर्थ नहीं है, तब भी आपको तो सिद्ध कदाचार आपके पास ये एक महत्वपूर्ण आधार है, इस आधार पे हटाएंगे। या वो असमर्थ हो गया है, वो कोई कार्य करने में असमर्थ है, तो भी क्या है, हटाया जा सकता है। तो ये दो आधार हैं, इनको आप ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो इन दोनों आधारों को आपको देखना है। हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, और ये प्रस्ताव का जो वर्णन है, उसकी प्रक्रिया का वर्णन है जो है 124 के सब क्लॉज 5 में। उसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाएगा, तब प्रस्ताव जो है या तो राज्यसभा में आ सकता है या लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में क्या है वो प्रारंभ किया जा सकता है। जिस भी सदन में वो प्रारंभ किया जाएगा तो उसे प्रारंभ करने की कुछ शर्तें हैं। जैसे अगर हम आप ये कहें कि संसद के लोकसभा के सदन में अगर वो आएगा तो कम से कम 100 सदस्यों का क्या है उसको अनुसमर्थन होना चाहिए। अगर वो राज्यसभा के सदस्यों से राज्यसभा में आ रहा है तो कम से कम 50 सदस्यों के उसे अनुसमर्थन होना चाहिए। तो इस तरीके से देखते हैं कि हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे महाभियोग कहा जाता है, और यह संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, ये विशिष्ट बहुमत से पास होता है। उपस्थित एवं मतदान करने वालों का क्या है, प्रतिशत यहां पर लिया जाएगा। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का क्या है, बहुमत होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 उससे समर्थन मिलना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति का आदेश होगा, उस पर राष्ट्रपति आदेश करेंगे और उसी आदेश की तिथि से न्यायाधीशों को हटा माना जाएगा। तो इस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। वैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दी गई है। तो इसको आप ध्यान रखना। तो ये प्रोसीजर जो है पूरा मैंने आपको अच्छे से उच्चतम न्यायालय में भी पढ़ाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाएगा, ये सवाल है। और न्यायाधीश कौन, हम उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं तो उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, तो कौन दिलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ जो प्रज्ञान होता है उसको दिलाने का कार्य जो है राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग। हमें लगता है राष्ट्रपति दिलाएंगे, हमें लगता है मुख्य न्यायाधीश तो नहीं दिला देंगे भारत के, लेकिन आपको पता होना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। या फिर राज्यपाल अगर समर्थ नहीं है या कोई रीजन है तो उनके द्वारा कोई व्यक्ति निमित्त किया जाएगा, यानी कि उनके द्वारा कोई व्यक्ति बताया जाएगा कि ये शपथ लेगा,
उनके द्वारा अनुसूची, ये अनुसूचित लग गया, ये शेड्यूल जो अनुसूची होती हैं हमारी 12 अनुसूची हैं, इनको आप अगर पढ़ेंगे तो जो अनुसूची 3 है उसमें दिया गया है इनका प्रारूप कि कैसे शपथ ली जाएगी, उसके अनुसार क्या है शपथ दिलाई जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, फिर लिख दिया जाए कि राज्य के राज्यपाल द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति, और चौथा लिख दिया है इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल या फिर राज्य के द्वारा कोई भी निमित्त व्यक्ति होगा, निमित्त मतलब नॉमिनेट होगा या उसने बनाया होगा, वही व्यक्ति क्या है इनको शपथ दिलाएगा। यदि कोई उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनाया गया, अगर ऐसा भी हो सकता है, हम पढ़ भी चुके हैं कि कोई उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बना दिया गया है, तो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ और उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी जिस राज्य में उच्च न्यायालय बनाया गया है। जैसे भाई मान लीजिए 2 राज्यों के लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एक राज्य क्या है उच्च न्यायालय बना दिया गया। अब वो उच्च न्यायालय अगर आंध्र प्रदेश में स्थित है तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो जिस राज्य में स्थित होगा वहां से शपथ दिलाई जाएगी। ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा नहीं गया, ये पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ अनुच्छेद 219 के तहत दिलाई जाती है। ये भी आप ध्यान, इनकी जो शपथ है वो 219 में लिखा है कि कौन दिलाएगा, और शपथ का प्रारूप जो है अनुसूची 3, कौन सी, अनुसूची 3 के अनुसार इनको क्या है शपथ प्रारूप के अनुसार दिलाई जाएगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाएगी वो कौन दिलाएगा। आगे चलते हैं, तो ये इंग्लिश में है कि जज को जो ओथ दिलाई जाएगी वो कौन दिलाएगा। तो उसमें लिखा है कि गवर्नर, भारत के राज्यपाल या उनके द्वारा कोई एक्टिव जो बिहाफ, उनके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है वो व्यक्ति क्या है शेड्यूल 3 के अनुसार उनको शपथ दिला सकता है। चलते हैं आगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यहां से पढ़ना चाहिए, ये कभी गलत नहीं होगा। अनुच्छेद 221 के अनुसार ये लिखा गया है, अनुच्छेद 221 में, कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर अन्य न्यायाधीश होंगे उनके वेतन भत्ते संबंधी प्रक्रिया जो है संसद क्या है विधि बनाकर बनाएगी। तो क्या है, संसद जो है विधि बनाएगी और विधि के अनुसार क्या है उनको दिया जाएगा। यहां पर ये लिखा, तो जब संसद विधि बनाई तो संसद ने कोई विधि बनाई, बिल्कुल। संसद ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों के लिए क्या है एक विधि बनाई, यानी कि संसद के द्वारा ये तय किए गए। वो विधि क्या थी वो से भी देख लीजिए। 2009 में संसद के द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के लिए अलग से विधि बनाई। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते संबंधी कानून बनाया और ये कानून चलता रहा, और जिसमें सन 2018 में संशोधन किया गया। जो कानून बनाया था संसद ने उसमें क्या है संशोधन किया 2018 में। जो वर्तमान का वेतन इनका जो मिलता है, वेतन भत्ते मिलते हैं, जो पेंशन मिलती है, वो सन 2018 में जो कानून संशोधित हुआ उसके आधार पर क्या है मिलती है। तो 2018 में जो संशोधन किया गया उसके अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 निर्धारित किया गया मासिक, तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन की बात आई तो 2,25,000 क्या है निर्धारित किया गया, ये भी मासिक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि संसद ने विधि बनाकर क्या है कानून बनाया 2009 में और 2018 में उसको संशोधित किया। तो इस तरीके से 2,50,000 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है और 2,25,000 क्या है अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। देखिए
जब कोई उच्च न्यायालय में काम कर रहा है, जिस राज्य में काम कर रहा है, उस समय उसके वेतन और भत्ते क्या है, वो राज्य देगा। जैसे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं जितने भी, सब उत्तर प्रदेश। लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद जो उनकी पेंशन होगी वो कौन देगा, तो उसके बारे में भी प्रावधान है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि, जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं वहां से दिए जाएंगे। किंतु पेंशन अगर उनकी बात की जाए, पेंशन की उनकी, तो भारत की संचित निधि से क्या है, उनको पेंशन दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। तो ये ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालयों के वेतन भत्ते, सॉरी, उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते जो है संचित निधि से दिए जाएंगे, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से उनको मिलेगी। तो उच्च न्यायालय की बात आपको ये समझनी होगी। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, मतलब न्यायाधीशों का ट्रांसफर कैसे होगा, ये अनुच्छेद 222 में बताया गया है। अनुच्छेद 222 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके ट्रांसफर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। तो ट्रांसफर करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति महोदय अपनी मर्जी से नहीं, उनको भी परामर्श दिया जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के पश्चात किया जाएगा। और इसमें मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श होगा उसमें उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश और एक दूसरे के उच्च न्यायालय में स्थानित किए जाते हैं, उनका भी क्या है, परामर्श भी होगा। तो इसके बाद ध्यान रखना है आपको कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, एक उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्या है, स्थानांतरित किए जाएंगे। मतलब हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट ही ट्रांसफर हो रहा है, और ये ट्रांसफर कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। और राष्ट्रपति महोदय भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश से क्या है, सलाह ले रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये तो राज्य का मामला था, मुख्य न्यायाधीश से सलाह क्यों? आपको जब मैंने शुरुआत की थी तो बताया था कि भारत में न्यायपालिका जो है, न्यायिक प्रणाली जो है एकीकृत है। एकीकृत का मतलब होता है कि एक हायरार्की में है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे हाई कोर्ट, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो हाई कोर्ट के स्थानांतरण हैं उनमें भी भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्या है, रोल होता है। ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। किसी को दिक्कत हो तो भैया बता दीजिए, समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं। अगला है स्थानांतरण के मामले में भी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब ऐसा नहीं है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो ऐसे ही सलाह दे देगा, वो भी क्या करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेगा। उसके अलावा जिस उच्च न्यायालय से कोई व्यक्ति को ट्रांसफर जिस उच्च न्यायालय यानी दूसरे में किया जा रहा है, उन दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या है, सलाह लेगा। तो उच्च न्यायालय के दोनों मुख्य न्यायाधीश जो कौन से, जिनमें ट्रांसफर होना है और जहां से किया जा रहा है, तो उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति को अपना परामर्श देंगे, और ये परामर्श क्या है, बाध्यकारी होता है राष्ट्रपति महोदय पर। तो ये ध्यान रखना है, हस्तांतरण में भी क्या है, न्यायपालिका की अपनी खुद की भूमिका है, वो परामर्श देंगे। जैसे नियुक्ति में परामर्श देते हैं वैसे ही क्या है, इसमें भी परामर्श देंगे, और तभी उन्हें हटाया जा सकता है यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, मतलब वो न्यायाधीश अपने कार्यों को अच्छे से कर सकें, इसलिए उन पे क्या है, कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। प्रतिबंध क्या है? यदि कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में क्या है, काम कर चुका है, वह या तो उच्चतम न्यायालय जा सकता है, या तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है, या अन्य न्यायालय। यहां अन्य न्यायालय का मतलब या अन्य उच्च न्यायालय, के सिवाय, उनके अलावा, या तो वो उच्चतम न्यायालय जाए या अन्य उच्च न्यायालय जाए, उनके सिवा अन्य किसी न्यायालय में,
या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं करेगा। ये साफ साफ लिखा है कि यदि कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहता है तो वो या तो ट्रांसफर होके अन्य उच्च न्यायालय में काम कर सकता है, या फिर वो प्रमोशन होके उच्चतम न्यायालय जा सकता है, लेकिन इसके अलावा अन्य जगह पर उसको कार्य करने से मना ही है, वकालत करने से मना है। तो ये ध्यान रखना, ये भी इनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए क्या है, बाध्य करता है कि जो न्यायाधीश हैं उनको ये ध्यान रहे कि वो कहीं अन्य वकालत नहीं कर सकते, इसलिए अपने कार्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन क्या है, अच्छे से करें। तो इस तरीके से भी आपको समझना है। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ पावर रखते हैं कि काम कर सकते हैं। देखिए, जब हम उच्चतम न्यायालय पढ़ाए थे तो वहाँ प्राथमिक में दो तरीके का था कि केवल और केवल उसी के समक्ष क्या है, जाया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रारंभिक अधिकार है, प्रारंभिक का मतलब प्रारंभ करना, यानी कि किसी भी केस को स्टार्टिंग उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में, तो अगर आप चाहते हैं कि मूल अधिकारों के संबंध में कोई केस है उसके लिए प्रारंभ करें तो आप क्या है, हाई कोर्ट जा सकते हैं, प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जा सकता है, ये क्या है, इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति, अन्य आप न्यायालय में नहीं जाएंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट जाइए या फिर यहाँ पर भी प्रारंभ किया जा सकता है, तो यहाँ ही जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को भी यह समान रूप से क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय का पहला क्षेत्राधिकार आपने देखा। अगला देखते हैं। तो ये हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है, जिसमें पहले क्या है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत आप क्या है, मूल अधिकारों का उपचार कर सकते हैं, उपचार ले सकते हैं, कहाँ, हाई कोर्ट में जाकर। तो ये भी आप देखिए। और सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आपको भैया आर्टिकल 32 के तहत क्या है, जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो हाई कोर्ट में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो 226 के तहत क्या है, मूल अधिकारों को लिए दिया गया है। अगला, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव से संबंधित विवाद भी सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण। अगर मान लीजिए लोकसभा से संबंधित कोई विवाद आ जाता है, विधानसभा के चुनाव से संबंधित कोई विवाद आ सकता है, तो वो डायरेक्ट क्या है, सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उनके खिलाफ, उनके पास ऑप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का भी है, लेकिन उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय को भी क्या है, इसमें प्रारंभ करने की अधिकारिता दी गई है। तो हाई कोर्ट जो है लोकसभा और राज्य विधानमंडल के संबंध में जो चुनाव संबंधी विवाद होते हैं उनमें क्या है, आप हाई कोर्ट में क्या है, दाखिल कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चुनाव संबंधी जो है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संबंधी कोई विवाद है उच्चतम न्यायालय में। उच्च न्यायालय को आपराधिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप कुछ कंफ्यूज ना होना। जो उच्च न्यायालय है उसे आपराधिक यानी कि जो फौजदारी मामले हैं और दीवानी मामलों में किसी भी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता प्रदान नहीं की गई है, ये ध्यान रखना। आप जो है ना तो दीवानी मामलों में और ना ही फौजदारी मामलों में डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपको पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है, इन चीज़ों के लिए जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि दीवानी मामलों में और आपराधिक मामलों में प्रारंभिक अधिकारिता नहीं है, अपीली अधिकारिता है, अपील के माध्यम से आप जाएंगे, लेकिन प्रारंभ कहाँ करेगा, वो होगा हाई कोर्ट में, सॉरी वो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इस बात को ध्यान रखना। तो दीवानी मामले हों या फिर फौजदारी मामले हों, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप ट्रांसफ़र के द्वारा जाएंगे, या फिर आपका हाई कोर्ट में कोई अपील आपको करनी है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध है, वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट आरंभिक अधिकारिता प्रदान नहीं की गई है हाई कोर्ट को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा आपको। तो आपको दीवानी मामलों में या आपराधिक मामलों में अगर आपको कोई भी केस लड़ना है तो डायरेक्ट आप नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाना पड़ेगा।
आगे चलते हैं। अपीली क्षेत्र का अपील कर सकते हो आप। हाँ, आप हाई कोर्ट में अपील कहाँ कहाँ कर सकते हैं? उच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध, जो उसके अधीनस्थ न्यायालयों ने डिसीजन दिया है उसके विरुद्ध आप क्या है अपील सुन सकता है और अपील कर सकते हो। और ये अपील भी 3 ही प्रकार की होगी। या तो दीवानी मामलों में होगी, क्यों? क्योंकि दीवानी मामलों की आरंभिक अधिकारिता जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है। फौजदारी मामलों की होगी, या फिर राजस्व संबंधी कोई विवाद आता है जिसमें राजस्व मंडल के निर्णय की कोई क्या है आपको अपील करनी है। जो कोर्ट कचहरी में राजस्व संबंधी विवाद होते हैं उसको निपटाने के लिए एक राजस्व मंडल बनाया जाता है। उस राजस्व मंडल ने अगर कोई डिसीजन दिया और उसे आप सहमत नहीं हैं तो आप इस डिसीजन के विरुद्ध भी क्या है हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है 3 मामलों में इसको प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त फौजदारी मुकदमों में यदि जिला न्यायालय ने, जिला सत्र न्यायालय ने कोई भी मृत्युदंड दे दिया है तो इस मृत्युदंड को तब तक अमल में नहीं लाया जाएगा जब तक उच्च न्यायालय इसकी पुष्टि ना कर दे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मृत्युदंड देता है तो उस दंड पे हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक है। समझ में आया आपको? तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपकी समझ के लिए भी आवश्यक है। ठीक है ना? तो ये भी आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अपील जो है ज्यूरिडिक्शन वाली है, वो आपको मैंने बता दिया कहाँ सिविल मामलों में हो सकती है। क्रिमिनल मामले जो फौजदारी मामले होते हैं, रेवेन्यू बोर्ड के डिसीजन हैं, उनमें भी क्या है ये अपील हो सकती है। आगे चलते हैं। जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उसे उस राज्य के सभी अधिकरण, देखिए एक ये सवाल भी है कि जहां पर भी उच्च न्यायालय स्थित है और उस राज्य में और कोई अधिकरण बनाया गया है, जैसे क्या है न्याय अधिकरण की कोई ब्रांच बनी है या फिर प्रशासनिक अधिकरण की कोई ब्रांच बनी है, उच्च न्यायालय स्थित है उस राज्य के सभी अधिकरण, उस राज्य के सभी अधिकरण क्या है उच्च न्यायालय के अधीन में आएंगे और इन सभी अधिकरणों के विरुद्ध भी क्या है अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यहाँ सीधा सीधा मामला है, राज्य के अंदर स्थित, राज्य का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर जितने भी अधिकरण होंगे उनके विरुद्ध अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, चाहे वो अधिकरण केंद्र सरकार के हों चाहे वो राज्य सरकार के। ये ध्यान आपको रखना है। इसीलिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट जिसे कहते हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है ना, के निर्णय के विरुद्ध भी क्या है हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसको भी आप ध्यान रखना है। तो इसके निर्णय के विरुद्ध भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 228 क्या कहता है? अनुच्छेद 228 के तहत तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय जिसमें कोई मामला अगर आया है उसे अपने पास बुला सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को पावर थी वैसे ही उच्च न्यायालय को भी पास पावर है कि कोई ऐसा मामला जो संवैधानिक व्याख्या से संबंधित है उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाना आवश्यक है। ऐसे निर्णय को जिसमें संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न है उसे निपटाना आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के इन मामलों को क्या है अपने पास अंतरण कर सकता है, मतलब बुला सकता है। ये ध्यान रखना है। तो अपने पास खुद के पास ट्रांसफर करने की भी पावर क्या है हाई कोर्ट के पास है कि वो ये काम कर सकता है। उच्च न्यायालय अगर देखो संविधान की व्याख्या की बात करें तो उच्चतम न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है, मतलब इसकी जो व्याख्या होगी वो अंतिम मानी जाएगी। जबकि उच्च न्यायालय भी संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय भी क्या है संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन व्याख्या की बात की जाए अंतिम व्याख्या का अधिकार किसको है तो वो है उच्चतम न्यायालय को। ये आप समझ में आई आपको? तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उच्चतम न्यायालय क्या है अंतिम अधिकार है उसको संविधान की व्याख्या करने का, जबकि उच्च न्यायालय को क्या है संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार ये दिया गया है।
आगे चलते हैं। अभिलेख न्यायालय, मैंने आपको कल बताया था कि अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं। तो अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। और अभिलेख न्यायालय होने के दो अर्थ हैं, और ये दोनों अर्थ यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है कि उच्च न्यायालय के द्वारा कोई भी कार्रवाई जो की जाएगी वो अभिलेख के रूप में, एक रिकॉर्ड के रूप में रखी जाएगी, ये पहला बात। और इन रिकॉर्ड और अभिलेख को अधीनस्थ न्यायालय एक ऐसे जजमेंट के रूप में मानेंगे, उसको एक मार्गदर्शक के रूप में क्या है मानेंगे। तो ये ध्यान रखना है, उनको साक्ष्य के रूप में क्या है मान्यता देंगे। तो उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएंगी वो अभिलेख के रूप में रखी जाएंगी, वो रिकॉर्ड के रूप में रखी जाएंगी, और अधीनस्थ न्यायालय इन रिकॉर्डों को एक साक्ष्य मानेगा और इनको प्रूफ के रूप में क्या है आगे अपनी कार्रवाइयाँ करेगा। दूसरा क्या है, अगर कोई अभिलेख न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय अपने तथा अपने अधीनस्थ, या तो उच्च न्यायालय अपने या अपने अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होते हैं, उन सभी की न्यायालयों की अवमानना करता है, कोई उसकी बात नहीं मानता, उसके कोई डिसीजन को नहीं मानेगा, तो उसको दंड देने का अधिकार है। तो यही इसीलिए कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो होगा जहां पर ये दोनों बातें शामिल होंगी। तो भारत में उच्चतम न्यायालय को क्या है, एक अभिलेख न्यायालय बताया गया है अनुच्छेद 215 के तहत। किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के साथ साथ देखिए, उच्च न्यायालय को भी अधिकार है और उच्चतम न्यायालय को भी अधिकार है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि अगर कोई कानून संविधान के सम्मत नहीं है, संवैधानिक नहीं है, तो उसको जो है शून्य घोषित कर सकता है। क्या है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। जो सांसद ने बनाया, जो संसद ने बनाया हो या फिर राज्य विधान मंडलों ने, चाहे वो किसी ने बनाया हो, फिर वो संसद के द्वारा भी बनाया गया हो तब भी, और राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाया गया हो तब भी, ऐसे सभी निर्णयों को क्या है असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वो मूल अधिकारों का हनन करते हों या फिर भारत की संवैधानिक व्यवस्था को मतलब उसका अधिग्रहण करते हों या संवैधानिक व्यवस्था को बिखेरते हों। तो इसीलिए संवैधानिक कानून होंगे उन्हीं को मान्यता ये देंगे, बाकी सभी कानूनों को क्या है असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। अब सवाल है कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता आपको कैसे मिलती है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से बिंदु हैं जो ये बताते हैं कि उच्चतम न्यायालय को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इन बिंदुओं को देख लीजिए आप। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो होती है, लेकिन इसमें मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का परामर्श होता है। तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति अपने ही लोगों के परामर्श के द्वारा होगी, तो वो क्या होगा, काम करने में स्वतंत्र होगा कि उसे पता है कि मुझे जो है हटाने वाले भी मेरे ही व्यक्ति हैं और लगाने वाले भी हैं, तो मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो और अच्छा प्रोत्साहन मिल सकता है, इसलिए वो स्वतंत्र होकर क्या है कार्य करते हैं। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित है। जब किसी को पता है कि मेरी नौकरी का कार्यकाल 62 वर्ष तक है, तो वो क्या है अपने कार्यकाल के लिए परेशान नहीं होगा, उसे पता है कि मैं बीच में नहीं हटाऊंगा, तो 62 वर्ष तक वो काम कर सकता है। तो वो स्वतंत्र रहता है कि मुझे ये पता है कि मेरा कार्यकाल कितना है। हाँ, सिवाय उनको जो है महाभियोग जो लगता है उन पे, उसके माध्यम से हटाया जा सकता है, उसके भी दो आधार हैं। अब देखिए तीसरा, फिर वही पॉइंट है, न्यायाधीशों को केवल संसद के द्वारा, यहां राज्य विधान मंडल नहीं है, पहले आपको ध्यान रखना है, केवल संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। तो कोई राज्य का राज्य के अंदर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपनी मर्जी से क्या है काम करेंगे। उनको ये पता है कि मैं जो है देश हित में और न्यायिक व्यवस्था के हित में काम करूंगा, क्योंकि मुझे हटाने के लिए संसद हटाएगी और संसद के पास भी ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। और जटिल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक कोई भी न्यायाधीश इस प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया। तो ये भी अपने आप में क्या है उनको स्वतंत्रता देता है। चौथा बिंदु है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन।
उनको अपने वेतन की सुरक्षा है, उनको पता है कि उनका वेतन कम नहीं होने वाला, तो वेतन की सुरक्षा मिलने से वो क्या है, अपना कार्य आसानी से अच्छा कर सकते हैं। तो वेतन उनके राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, और उनको ये भी पता है कि मैं अच्छा कार्य करूंगा तो पेंशन जो मिलेगी वो राज्य नहीं देगा मुझे, वो भारत की संचित निधि से मिलेगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि भारत की संचित निधि से उनको पेंशन मिलेगी, तो वो स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे। अगला है उच्च न्यायालय अपनी कार्यप्रणाली। उच्च न्यायालय अपने अंदर कैसे काम होंगे, अपने अधिकारियों को कैसे नियुक्ति होगी, उनका स्थानांतरण कैसे होगा, उनको छुट्टी कैसे मिलेगी, इन सब का क्या है डिसीजन खुद ही लेते हैं, खुद ही निर्णय लेते हैं। तो अपने कार्यों के लिए क्या है, किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इस तरीके से देखें तो स्वतंत्रता क्या है, भारत में उच्च न्यायालय को काफ़ी दी गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में जो है उच्च न्यायालय यह स्वतंत्र रूप से काम करें। और ये आपसे कई बार मेंस में और प्री में भी कई बार पूछा गया कि निम्न में से कौन से बिंदु उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक बिंदु और जोड़ा जा सकता है कि उन पर प्रतिबंध है, वो सिवाय उच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के अलावा कहीं वकालत नहीं करेंगे। तो ये भी उनको क्या है, स्वतंत्रता देता है कि उनको पता है कि हम केवल 2 ही रास्ते पर जा सकते हैं, तो वो अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो स्वतंत्रता बहुत जरूरी है किसी भी संस्था की, अगर उससे अच्छा कार्य लेना है। तो भारत के संविधान के द्वारा क्या है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को ही स्वतंत्रता दी गई है। आशा कर रहा हूं आपको ये समझ आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आज हमने हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी तथ्य थे उनको देख लिया। अब हम छोटे छोटे जो कोर्ट होते हैं, जैसे लोक अदालत हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, इन सब को भी क्या है आगे देखेंगे। तो आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को हमसे जुड़ना है तो हमारे टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप ग्रुप है और ये टेलीग्राम जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन पे आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली क्लास में जल्द ही। धन्यवाद।